हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल और फीसी क्लास में वेलकम है। मैं ब्रजेश यादव हूँ। आज का हमारे जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। टॉपिक कौन कौन से अपन को पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अपन ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया था, कूलम्ब नियम का सदिश निरूपण। जो कूलम्ब लॉ है वो तो सदिश नियम की किस तरह से पालना करता है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, सेकंड टॉपिक है ये। और अपन पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल। मैंने कुछ न्यूमेरिकल आपको दिए तो उसके बारे में बात करेंगे। और अपन आज बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब नियम का सदिश निरूपण। सबसे पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ है हमारे सामने, हमने एक एक्स एक्सिस लिया और एक लिया अपन ने वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यहाँ हमने इसको मानते हैं मूल बिंदु ओरिजिन। इस ओरिजिन से अपने दो पॉइंट लिए ए और बी। लेट वी एज्यूम 2 पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन ए एंड बी। द पोजिशन वेक्टर इज R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। ये जो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर इसको बोलते हैं स्थिति सदिश। सब बोलेंगे एक बार, स्थिति सदिश, पोजिशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन एट पॉइंट ए एंड बी। नेक्स्ट, ए चार्ज आर सेट एट ए पॉइंट ए Q1 एंड एट ए पॉइंट B इज Q2। दो आवेश हमारे पास हैं। जो A1 बिंदु पर है, A पर है वो है Q1, जो B बिंदु पर है वो है Q2। अब अपन ने थोड़े दिन पहले, मतलब अपन बिफोर लास्ट की बात करें तो उसमें अपन ने देखा था कि Q1 जो चार्ज है, Q2 चार्ज पर जो फोर्स लगाता है वो होता है F21 वेक्टर। और जो Q2 चार्ज है, Q1 चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई करता है, द चार्ज अप्लाइड फोर्स बाई Q2 चार्ज ऑन Q1 चार्ज इज F12। अब देखो यहाँ बात आती है हमारे पास R21 कैप की और R12 कैप की। R21 दिस इज ए पोजिशन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Q2 चार्ज ड्यू टू चार्ज Q1। Q2 आवेश पर Q1 आवेश की तरफ से जो स्थिति सदिश की जो स्थिति सदिश है वो क्या है, R21 कैप। और ये जो R1 कैप है ये Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर स्थिति सदिश की स्थिति है। R21, इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने कहा R21। अगर इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे, डायरेक्शन ऑफ Q2 फ्रॉम Q2 टू Q1 इज R12 वेक्टर। फ्रॉम Q1 टू Q2 R12 वेक्टर। अभी थोड़ी सी इसके बारे में और बात करेंगे अपन। ये तो बात हो गई हमारे डायग्राम की। मतलब मेरा कहने का मतलब है Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है F12 और उसकी स्थिति सदिश की जो दिशा है वो है R21 कैप। Q2 जो चार्ज है वो Q1 में फोर्स लगा रहा है F12 और जो पोजीशन डायरेक्शन जो है वो है R12 कैप। और ये जो बीच की दूरी है ये है R21। अगर इधर आओगे तो और इधर आओगे तो R12। इसके बारे में अपन बात करेंगे थोड़ी देर में। अब देखो, इसमें दो बिंदुवत आवेश Q1 का Q2 जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितनी है, R1 और R2। अब बात आती है स्थिति सदिश क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। मान लो हमने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ले लिया Q, तो इस Q चार्ज की पोजीशन क्या हो गई, यहाँ से R वेक्टर। सिंपल सी बात है, कोई चार्ज ले लेते हैं कहीं भी और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ले लेते हैं, वो होती है हमारे पास में स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। दो बिंदुवत आवेश Q1 और Q2 लिए हैं जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष कितनी है, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज इज Q1 एंड Q2 बी R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। इनको कहाँ लिया है, क्रम से ओरिजिन पे लिया है, R1 और R2 के रेस्पेक्टिवली। अब बात ये आती है Q2 आवेश पर Q1 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है भाई। Q1 आवेश से Q2 आवेश, Q2 आवेश पर, इस पर Q1 आवेश के सापेक्ष, इसके सापेक्ष इस पर जो दिशा है इस सदिश की वो कितनी है, R21। देखो ये रही
पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 चार्ज विद रेस्पेक्ट टू Q1 चार्ज, मतलब Q2 आवेश पर Q1 आवेश के द्वारा स्थिति सदिश कितनी है, R21 वेक्टर है। Q1 आवेश पर, अब इसकी बात करते हैं, Q2 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश कितनी है, R12। देखो ये R12 हो गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज विद रेस्पेक्ट टू Q2 चार्ज R12। अब दिमाग में हमारे में आता है सर ये आपने R21 लिया, R12 लिया, इसको समझाओ। बिल्कुल समझाते हैं। देखो ये R1 है, ये R12 है, और ये हमारे पास हो गया R1 वेक्टर R। अभी इसको छोड़ दो आप थोड़ी देर के लिए, इसको भी भूल जाओ। पहले मैं एक बार ये वाला समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये R1, देखो ये R1, ये कितना है, R21 वेक्टर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, R2 वेक्टर के। अपन ने वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल, ये अपन कहें त्रिभुज सदिश नियम पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ा है अपन ने। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, त्रिभुज सदिश योग नियम पढ़ा है अपन ने, त्रिभुज सदिश योग नियम। अपन देखते थे एक ऐसे था, एक ऐसे था, या अपन इसको ऐसे पढ़ते हैं अपन, अगर अपन इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो इसको देखो ये दो बिंदु अपन ने ले लिए यहाँ से। अगर ये इसकी डायरेक्शन अगर ऐसे है और इसकी ऐसे है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट पढ़ना ही वो ऐसे आएगा। इन दोनों को ऐड कर दो, इसके इक्वल कर दो, बिल्कुल बराबर है। और अगर आप ऐसे चलना चाहते हो, x एंड y, ये दोनों तो अपने फिक्स हैं, ये और ये तो। अगर आप ऐसे आना चाहते हो, तो अगर ये R2 है और ये R1 है, तो ये हो जाएगा R12, 2 से 1 की तरफ जा रहा है। और यहाँ क्या था, R1 R2, और ये था R21, R1 R21, ये हो गया R2। देखो ये प्लस ये इक्वल टू ये। जो तीसरा मतलब जो परिणामी होता है, जो रिजल्टेंट होता है, वो उसकी जो डायरेक्शन है वो दोनों के अपोजिट होती है, इसकी और इसकी अपोजिट होती है। देखो अपोजिट होगी। तो अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो R1 प्लस R21 इक्वल टू हो गया R2। इसका मतलब ये हुआ कि अपन लिख सकते हैं कि R21 जो वेक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। मुझे आई होप दिस इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम R21। अब देखो R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R2, R21 वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1। ये समझ में आ गया होगा आपको, आइए होगा, क्लियर हुआ होगा। अब देखो इसी तरह इसको ले लेते हैं अपन। अगर मान लो आप इस डायरेक्शन चल रहे हो, तो मैंने आपको दोनों शो करवाई है यहाँ पर, इसलिए ध्यान रखना। डायग्राम में आप दोनों बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये R21 है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ, तो ये देखो ये R21 प्लस R12, R2 वेक्टर डायरेक्शन इस दिशा में, R2 प्लस R12, ये किसके इक्वल होगा बताओ मुझे। ये हो जाएगा R1 वेक्टर के। आपको अगर निकालना है R12, दैट मीन्स R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। आई होप आपका ये भी क्लियर हुआ होगा। गॉट इट। तो R21 कितना है, R2 माइनस R1, दैट मीन्स R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। नेक्स्ट R12 वेक्टर इक्वल टू R1 माइनस R2 वेक्टर। चलो इतनी तो हमारी ये बात समझ में आ गई। देखो जब भी मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो इसको थोड़ा ध्यान से लिख लिया करो साथ साथ, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अपन एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, आपके न्यूमेरिकल डेरिवेशन वगैरह, डिफरेंस वगैरह वो सब बताएंगे इसके अंदर। अब बात ये आती है कि सर ये R21 और R12 के बारे में बताओ। चलो ठीक है बताते हैं। देखो R कैप आपने पढ़ा हुआ है, ये होता है R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर।
यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है मैग्नीट्यूड। तो आर कैप इक्वल टू यूनिट आर वेक्टर एंड आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ये अपन ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, यहाँ पर एन कैप ले सकते हैं। तो जो आर कैप की जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ आर कैप इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। जो हमारे पास एकांक सदिश आर जो है, इसकी दिशा आर वेक्टर की दिशा में होगी, इसकी दिशा में होती है, ये बताता है आपको एरो। अब यहाँ आपके पास R21 है कैप, तो क्या लिख सकते हैं इसको? R21 इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। इसी तरह इसको लिख सकते हैं। अपन शुरू करते हैं डेरिवेशन। ओके, एक चीज़ और देखो, यहाँ अपन प्रूव करेंगे ये कूलाम का जो वेक्टर लॉ है, ये न्यूटन की थर्ड लॉ को फॉलो करता है। आप देख रहे हो F12 की जो डायरेक्शन है वो F21 के अपोजिट है। दोनों के पास चार्ज कैसे है भाई? सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव हुआ, यहाँ नेगेटिव हुआ, तो दोनों अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, एक ऐसे लगाएगा, एक ऐसे लगाएगा, तो भी अपोजिट हो जाएगा। बात क्लियर है? अब डेरिवेशन करते हैं इसका। कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से फ्रॉम कूलाम्स लॉ। अब कूलाम लॉ पढ़ते हैं अपन एक बार, क्या होता है वापस देखते हैं। अपन ने पढ़ा हुआ F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर यहाँ आपको वेक्टर लगाना है तो यहाँ आ जाएगा आपका R के। सारी बातें ध्यान रखना बेटा। अब देखो, मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लेता हूँ। डेरिवेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, स्टेट बोर्ड में आ सकता है, सेंट्रल बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। मैं ये मान लेता हूँ Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला बल, ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला बल। तो भाई देखो कितना फोर्स लग रहा है, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है बताओ मुझे। F21 वेक्टर के लिखा, Q1 लिखा, Q2 लिखा। अब देखो यहाँ एक बात देखनी है आपको कि यहाँ ये डायरेक्शन है वो कितनी है, ये कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच की बताओ आप। R21 और क्या लगा दूं इसका मैं? मैग्नीट्यूड। क्योंकि R21 इक्वल होगा हमारे पास, R21 इक्वल होगा R12 के। अगर अपन बात करते हैं मैग्नीट्यूड की तो डिस्टेंस कितनी है? R21। ओके, अब यहाँ देखते हैं यहाँ जो डायरेक्शन है इसकी लगाएंगे अपन R21। तो सिंपल सा है, F21 समझ में आया आपको? फोर्स लगाया इसके ऊपर कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, सिंपल सी बात है। R कितना है? R21 वेक्टर। इसको मैग्नीट्यूड में अपन ने ले लिया है। ओके, ये देखो अब इसकी डायरेक्शन क्या है? R21 यूनिट वेक्टर, इसके ऊपर कैप लगाया अपन ने। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो F21 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, इसको खोलते हैं देखो अपन, इसको अपन खोल सकते हैं। इससे पहले अपन को पता है, इसके बारे में देख लेते हैं। R21 कितना होगा बताओ मुझे? R21 अपॉन R21, इसका बेटा मैग्नीट्यूड। ये बात समझ में आ गई आपको? मतलब मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा बताएं मुझे आप? R21 वेक्टर अपॉन
R21 R21। अब देखो फाइनली इसके ऊपर वेक्टर आ गया ना। अगर मान लो अपन इसको देखें तो इसके ऊपर कोई वेक्टर नहीं है, इसलिए अपन को जरूरत पड़ती है किसकी, यूनिट वेक्टर की। वाई वी नीड द यूनिट वेक्टर? इफ वी रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी इन ए वेक्टर फॉर्म देन वी नेसेसरी ऑफ यूनिट वेक्टर। अब देखो डायरेक्शन आ गया इसके पास में। नेक्स्ट चलते हैं F21। इसको देखो ये और ये क्यूब हो जाएगा तो K Q1 Q2 R21 वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास R21 वेक्टर का क्यूब। अब देखो R21 कितना है बेटा मेरे पास में, R21 कितना है देखो, R21 है R2 माइनस R1, देख रहा है अपन को। R21 कितना है R2 माइनस R1, R21 वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1। अब मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, अगर नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर डेरिवेशन बहुत लंबा कर रहे हैं वैसे भी। F21, और मैं डेरिवेशन लंबा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ताकि आपको इस टॉपिक से लेकर कोई डाउट ना रहे बेटा। R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, देखो इसको डाल दें अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर, और इसको कहता हूँ इक्वेशन नंबर अपन सेकंड। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब अपन चलते हैं यहां Q1 आवेश के द्वारा Q2 पर बल लगा था, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। सिंपल सी बात है, Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया। अब यहां देखो Q1 ने Q2 पर लगाया, अब लगाते हैं अपन Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल, ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1, ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 चार्ज। तो कितना है बताओ मुझे, इसने कितना फोर्स लगाया है इसके ऊपर? तो ये लगा रहा है F12, वेक्टर में लिखा मैंने इसको, डेरिवेशन ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते अपन, 2 नंबर का ही आता है बेटा एग्जाम में। F12 के Q1 Q2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखो डिस्टेंस, जब ये इस पर फोर्स लगा रहा है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R12, पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा R12। ये लगा दिया मैंने कैप, इसको लिख दिया। अब यहाँ कितना आ जाएगा R12 का कैप, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, इसको अपन खोल सकते हैं। R12 कैप कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, R12 वेक्टर अपॉन R12 इसका मैग्नीट्यूड। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, और यहाँ से वेक्टर हटाओगे तो मैग्नीट्यूड भी हट जाएगा, मतलब ये हो सकता है R12। ओके, इतना अकेला हो जाएगा। सारी बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। F12 मेरा काम तो बताने का, लेकिन याद तो आपको करना पड़ेगा, एग्जाम आपको देना है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। K Q1 Q2, इसको अपन देखो यहाँ पर R, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसको पूरा डायरेक्ट कर देते हैं, R12 वेक्टर का क्यूब, और ये हो जाएगा R12 वेक्टर। कोई दिक्कत है? इसको ये लिखा, इसको यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा R12 का क्यूब। अब बात ये आती है कि R12 कितना बेटा हमारे पास में, R12 है R1 माइनस R2, R12 वेक्टर इक्वल टू R1 माइनस R2। ये तो बहुत पहले निकाल चुके हैं ना। देखो यहाँ R12 है,
बिल्कुल यहाँ R12 है, वैल्यू पुट कर देते हैं अपन F12 के Q1 Q2 R1 माइनस R2 Q लगा दिया, R1 माइनस R2, ठीक है। अब एक चीज है, यहां देखो आप F12, अपन को एक बात दिख रही है, अपन को एक बात माननी पड़ेगी यहां से कि R12 जो कैप है, R12 क्या है, वो अपोजिट है। मैं कहूं यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे नीचे लिख लेते हैं, R12 कैप माइनस R21। भाई इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब मुझे एक बंदा इधर फोर्स लगा रहा है, एक इधर फोर्स लगा रहा है, मैग्नीट्यूड सेम का मतलब कितना होता है, इधर वाला भी 5 न्यूटन का लगा रहा है, इधर वाला भी 5 न्यूटन का लगा रहा है, बट दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। ना मैं इधर जा सकता हूँ, ना मैं इधर जा सकता हूँ, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन कैसी है बेटा, अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर R12 वेक्टर इक्वल टू R21 वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन कैसी बेटा, दोनों की अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, R12 इक्वल टू माइनस R21, बात क्लियर है। और अपन R12 क्या लिखते हैं, R12 वेक्टर माइनस R21 वेक्टर, सिंपल है। R12 क्या लिखते हो आप, जहां आपके पास R12 है, मतलब R1 माइनस R2 वेक्टर है आपके पास में, वहां क्या लिख सकते हो आप, माइनस लगाकर R2 माइनस R1। आई थिंक मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। R12 क्या है, इक्वल टू माइनस R21 क्या समझ में आ गया आपको। डायरेक्शन कैसी है दोनों की, अपोजिट। डायरेक्शन कैसी है दोनों की, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड कैसा है दोनों का, सेम। दिशा विपरीत है और परिमाण कैसा दोनों का, समान है। तो यहां देखो, इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी 4। तो प्यारे बच्चों, R1 माइनस R2 ये क्या लिख सकते हो आप, बताओ मुझे। ये लिख सकते हैं, और साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो मैंने लिखा F12, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दिया। देखो K लिखा, Q1 Q2, R1 माइनस R2 ये क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1। बोलो आएगा नहीं आएगा। और ये किस फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। और कभी भी किसी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ओके, यहाँ कितना है, R2, R1 माइनस R2 है, देखो तो R1 माइनस R2 क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1, और साइन इसका लग जाएगा नेगेटिव का। अब ये पूरा देखो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, एक बार ये पूरा देखो, ये किसके इक्वल है, एक बार देखो, ये आपके इक्वल है इक्वेशन नंबर 2 के Q1 Q2 R2 माइनस R1। बात समझ में आ गई, तो अपन ये लिख सकते हैं। अब ये देखो यहां पर ये पूरी जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, एक बार देखो आप। फर्स्ट के इक्वल है क्या, नहीं। सेकंड के इक्वल है, बिल्कुल ऐसा। है भाई, मैंने क्या किया है, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब ये पूरी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, देखो एक बार, F21 वेक्टर के साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। बात पूरी आपको क्लियर हो गई है। अब आपको 2 पॉइंट है वो मेरे छूट गए हैं, मैं उनको बता देता हूँ यहाँ पर साइड में एक बार आपको। R12 कैप और R21 कैप। R12 क्या है, R12 क्या है, यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R12 वेक्टर।
r12 वेक्टर। जो r12 एकांक सदिश है किस दिशा में, r12 की दिशा में, तो लिख सकते हैं आप r12 एकांक सदिश है किस दिशा में, r12 दिशा में, r12 की दिशा में एकांक सदिश r12 कैप है। और इसको लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r21 वेक्टर। सिंपल सी बात है, r21 सदिश की दिशा में एकांक सदिश क्या है, r21 कैप है। ठीक है भाई, ये हमारा पूरा क्लियर हुआ। यहाँ से मैंने आपको ये भी बताया था r12 वेक्टर इक्वल टू माइनस f21 वेक्टर, f12 वेक्टर इक्वल टू माइनस f21 वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ दोनों जो फोर्स हैं इनके पास मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है। इसको वी कैन सी राइट एज f12 इक्वल टू f21। इसका कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट यहाँ पर देखो मैंने माइनस लगाया, मतलब माइनस बता रहा है इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। F1 जो है वो 2 पर फोर्स लगा रहा है, 2 1 पर फोर्स लगा रहा है। मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन आपकी अपोजिट। ये आपका जो वेक्टर फॉर्म है वो न्यूटन्स की थर्ड लॉ को फॉलो करता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करता है। अब यहाँ आपके दिमाग में चीज़ आ रही होगी कि यहाँ पर जो Q1 और जो Q2 है ये प्लस ले लिया, ये प्लस ले लिया तो फोर्स अपोजिट लगेगा, ये माइनस तो भी यही कंडीशन रहेगी। अगर मान लो यहाँ प्लस आ गया माइनस आ गया तो ये इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, ये इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, तब भी फोर्स अपोजिट होगा एक दूसरे के। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से इसको पढ़ें। ये आपको क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हो तो मेरे से डाउट है पूछना। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के अध्यारोपण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। ये बहुत सारे चार्ज हमारे सामने हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn, कितने भी ले सकते हैं हम। ये जो सब चार्ज हैं सब मिलकर Q0 चार्ज पर या Q0 चार्ज पर क्या लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ऑल चार्ज एक्सर्टेड ए फोर्स ऑन चार्ज Q0। अब यहाँ से यहाँ तक की जो पोजीशन है वो क्या है हमारे पास, R01 R01 वेक्टर, R02 R03 R04 R05 R0। ये हमारे सामने है। इसको पढ़ते हैं, देखो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में सीधा पूछ लेता है। आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत लिखो, राइट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है, आवेश जो हैं, चार्ज जो हैं वो फोर्स लगाते हैं, तो इसको आवेशों का अध्यारोपण भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं बलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्यू टू फोर्स। तो टोटल नेट फोर्स ऑन ए गिवन, देखो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, बात समझ में आ रही है। डिस्टेंस कितनी है इसकी, R01 वेक्टर, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये डिस्टेंस हो गई, अपन ने पढ़ा हुआ है ना, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। एक चार्ज Q1 होता है, एक चार्ज Q2 होता है, डिस्टेंस R होती है, तो K कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 अपॉन R²। वही कहानी है पूरी। यहाँ एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स यहाँ लगेगा, एक फोर्स यहाँ लगेगा, इस तरीके से हमारे पास n फोर्स लगेंगे। तो टोटल नेट फोर्स ऑन चार्ज इज, टोटल नेट फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, गिवन चार्ज कौन सा है, Q0, इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ड्यू टू ऑल अदर चार्जेज। मतलब इन सब चार्जों की वजह से इस पर जो नेट फोर्स जो मिलता है वो सभी चार्ज की वजह से टोटल सम के इक्वल होता है। नेट फोर्स ऑन Q0 चार्ज इज इक्वल टू रैंडमली फोर्स ऑफ रैंडमली चार्ज। इसको हिंदी में समझें अपन तो अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाला बल Q0 आवेश पर लगने वाले कुल बल के बराबर होता है। मैं कहूँ कि सभी आवेशों के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल, सभी आवेशों के द्वारा Q0 आवेश पर लगने वाला कुल बल अलग अलग बलों के सदिशों के बराबर होता है। अलग अलग बल मतलब ये वाला ऐड कर दो, अलग अलग बलों के सदिशों के बराबर होता है। मतलब इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझ सकते हैं अपन, Q0 आवेश पर
या Q0 आवेश पर लगने वाला कुल बल नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0। मैंने क्या कहा? द रैंडमली फोर्स ड्यू टू द रैंडमली चार्ज इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन Q0। सिंपल सी बात है। तो यहाँ इस पर जो फोर्स लग रहा है नेट, उसको मैंने कहा F0। इसने इस पर लगाया F01, इसने इस पर लगाया F02। समझ में आ रहा होगा आपको? तो इसने कितना लगाया? इतना। इसने इतना लगाया, इसने इतना लगाया, प्लस F03 प्लस F04 प्लस ये कितने तक चले गए अपने F0n। ये बस समझ में आ गई आपको? सबको ऐड कर दिया यार, सिंपल सी बात है। अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाला अलग अलग बल का सदिश योग इस Q0 आवेश पर लगने वाले कुल बल के बराबर होता है। सदिश योग मतलब वेक्टर लिया है अपन ने। रैंडमली फोर्स ड्यू टू द रैंडमली चार्ज इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन Q0 चार्ज। आगे देखते हैं। अब बात ये आती है अपन को ये निकालना है, तो ये यहीं से तो निकलेगा। फोर्स एक्सर्टेड, पहला पॉइंट, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज। मैं एक बार लिख रहा हूँ आपके सामने, चार्ज Q0 ड्यू टू Q1। Q1 आवेश के द्वारा Q0 क्या Q0 आवेश पर लगने वाला बल, तो बताओ कितना होगा बेटा? मैं लिखा इसको F01। बोलो के Q0 सॉरी Q0 Q1 डिस्टेंस कितनी है? R01। ये वेक्टर लगा दिया, इस पर कर दिया, ये वेक्टर है तो R01 का क्यूब। सिंपल सी बात है, जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। इसको थोड़ा और लिखें तो के Q0 Q1 R0 माइनस R1। समझ में गए होंगे आप बात को? याद करो आप, R21 वेक्टर कितना होता था? R2 माइनस R1 वेक्टर। और जो हमारे पास R12 जो वेक्टर था होता था R1 माइनस R2 वेक्टर। तो R01 माइनस R1, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा R0 माइनस R1 अपन मैग्नीट्यूड आ जाएगा, एक आ जाएगा, 1 इंटू 2 पावर है तो कितना हो जाएगा? 3। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बन गई। अपन लंबा डेरिवेशन नहीं करेंगे, छोटा ही करेंगे इसको। अब अपन निकाल सकते हैं इसी तरह सेकंड वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। Q0 आवेश पर Q0 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा लगने वाला बल, Q0 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा लगने वाला बल, तो कितना हो जाएगा? ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q1 चार्ज ड्यू टू Q2। तो वो भी ऐसे हो जाएगा F02 के Q0 Q2। सिंपल सी बात है। डिस्टेंस कितनी है? R02 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर R02 वेक्टर फॉर्म इक्वल टू के Q0 Q2। ये हो जाएगा R0, समझ गए? R0 माइनस R2। इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा R0 माइनस R1। ये वेक्टर फॉर्म में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा Q। अब इसी तरह पर कितना ले लेंगे? N ले लेंगे, N के लिए आ जाएगा। ये लगा रहा है N इसके ऊपर, तो अपन सीधा लिख देते हैं F0n इक्वल टू के Q0 QN। ओके, R0n ये वेक्टर लगाया, मैग्नीट्यूड लगाया, इसका स्क्वायर कर दिया, R0n का यूनिट वेक्टर। अब इसको क्या लिखे हुए आप? K आ गया
क्यू नोट आ गया, क्यू एन आ गया, आर जीरो माइनस आर एन, ठीक है बेटा, वेक्टर लगाया, क्यू आ जाएगा आर नोट माइनस आर एन। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमने एन तक निकाल दिया है इसको। अभी जितनी भी सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। ये बहुत सारी ऐसे अपन F03 निकाल सकते हैं, F04 निकाल सकते हैं, F05 निकाल सकते हैं, F0n तक निकाल सकते हैं। एक बार इसको यहाँ तक देख लें। अपन इनकी वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ देखें, यहाँ तक अपन समझ लिया था। आविश नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको उठा कर रखेंगे फर्स्ट में। तो देखो बेटा, ये लिखा मैंने एफ, इसकी वैल्यू जो है उसको उठा के रखें अपन, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये थी। तो कितनी है के क्यू नॉट क्यू वन अपॉन आर नॉट माइनस आर वन, ये वेक्टर हो गया, क्यूब आ गया आर नॉट माइनस आर वन वेक्टर, प्लस कर दिया। इसको रखते हैं के क्यू नॉट क्यू टू आर नॉट माइनस आर टू, दोनों वेक्टर लगाया, मैग्नीट्यूड की क्यू कर दिया, आर नॉट माइनस आर टू, ये वेक्टर हो गया था। दो गए, अब एन वाला ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर 2 है, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऐसा चला जाएगा। आपको टॉपिक समझना है और एक क्लियर हो जाएगा आपका, चला जाएगा लास्ट तक। के क्यू नॉट और ये क्यू एन आ गया, प्लस डॉट डॉट बहुत सारे, आर नॉट माइनस आर एन, ये वेक्टर लगाया, क्यूब हुआ आर नॉट माइनस आर एन। अब यहाँ देखो, इसमें ये लो, इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? एक तो के को बाहर निकाल सकते हैं, एक क्यू नोट इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, सब बाहर निकाल देते हैं। तो कॉमन निकाल देते हैं अपन एफ नोट में, के बाहर आ जाएगा, क्यू नोट बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? देखो यहाँ आया क्यू वन आर नोट माइनस आर वन, वेक्टर मैग्नीट्यूड क्यू आर नोट माइनस आर वन, ये वेक्टर लगाया, प्लस यहाँ क्या बचेगा प्यारे बच्चों? Q2। यहाँ क्या आ जाएगा? R0 माइनस R2। बहुत सिंपल करा रहा हूँ मैं आपको, आप आराम से इजी गोइंग कर सकते हो इसको। R0 माइनस R2 प्लस डॉट 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 प्लस, अब कहाँ नीचे आ जाए इस पर, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा? QN R नोट माइनस RN, ये वेक्टर, इस पर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्यूब और आर नोट माइनस आर एन, ये वेक्टर होगा आपका। ये बंद कर देता हूँ मैं। अब यहाँ देखो, इसको अपन जानते हैं कि ये कितना होता है? 1/4πε0 होता है। अब इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये तो अपन को लिखना ही है एफ नोट, हमको इसको बार बार कितना बार देखेंगे, तो अपने पास एक तरीका है मैथमेटिक्स का समेशन लगाने का। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। देखो i इक्वल टू 1 और n हमारे पास कहाँ तक जाएगा? i इक्वल टू 1, 1 से कहाँ गया अपन? n तक। देखो समझते हैं इसको, यहाँ लिखा मैंने क्यू आई, आर नोट माइनस आर आई, वेक्टर इसका क्यूब, आर नोट माइनस आर आई, ये वेक्टर और ये वेक्टर। अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया डेरिवेशन। इसको समझ लो एक बार। यहाँ अपने पास क्या आएगा? इसका मतलब होता है समेशन, मतलब जोड़ना। तो यहाँ पर कितना है? आई किया कितना हो जाएगा? 1, और कहाँ तक गया ये? n तक। तो देखो 1 आ गया, Q1 आर नोट माइनस आर वन, आर नोट माइनस आर वन, ये हो गया पहला स्टेप। अब क्या करोगे? प्लस लगा दोगे, और समझ में आ रही है?
फिर दोबारा क्या लिखोगे, आई किया कितना आ जाएगा 2, फिर 3 और कहाँ तक जाएंगे अपन n तक। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज आपका कंप्लीट हो चुका है। एक बार देख लें इसको, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा ये भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार देख लें और कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। देखो ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं जो होमवर्क में मिले थे, ये वाले। मुझे पता है आप लोगों ने जवाब दिया नहीं, 1-2 लोगों का जवाब मेरे पास आया हुआ है, वो सही जवाब है उनका। और मैं आपसे यही कहता हूँ आप बार बार न्यूमेरिकल करें ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, आपको न्यूमेरिकल समझ में भी आएंगे। और बार बार यही कहता हूँ मैं आपसे, अब तक आपके न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है ना तो फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आवेश संभव नहीं है, विच ऑफ दी चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Q = +-n, अपन लिख सकते हैं Q = n। सबसे पहले वाला मैं चेक करता हूँ इस पर चार्ज कितना है, Q दिया हुआ है आपको कूलम में, आपको n निकालना है। मैंने आपको बताया था n इंटीजर होता है, n क्या होता है, इंटीजर होता है, मतलब 1 2 3 ये नंबर में होगा, पॉइंट में नहीं होगा, ये इंटीजर नंबर होगा, पूर्णांक होगा, 1 2 3 4 5 होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा ये। तो पहले वाले हम देखते हैं 1.6 10⁻⁻19 इक्वल टू n फाइंड करना है E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19, इससे कैंसिल हो गया, n इक्वल टू हमारे पास आ गया 1, मतलब ये तो पॉसिबल है, लेकिन कौन सा पॉसिबल नहीं है। दूसरा निकालते चेक करते हैं, 1.6 10⁻⁻20 और ये n इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 बराबर है ना, Q इक्वल टू n, ये Q दिया हुआ है आपको, n आपको निकालना है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 10⁻⁻1 बराबर आ गया n, मतलब अपन लिखें इसको 1/10 इक्वल टू n, मतलब ये हो जाएगा 0.1 इक्वल टू n। 0.1 क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, मतलब हमारा आंसर सही कौन सा होगा बेटा जी, दूसरा वाला। तीसरा वाला चेक कर लेते हैं, कभी भी क्वेश्चन का आंसर है छोड़ना नहीं है, उसको आगे भी देखना है। थर्ड निकालते हैं, क्या पता ये भी आ रहा हो, देखो n इक्वल कितना हो जाएगा 1.6 10⁻⁻17 1.6 10⁻⁻19, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये नीचे 2 है, ऊपर कितना हो जाएगा 10⁻2 बोले तो 100। और लास्ट वाला भी अपन निकाल सकते हैं, फोर्थ 1.6 × 10⁻⁻18 ये आ रहा है, Q की वैल्यू हो गई n, E कितना है 1.6 10⁻⁻19, ये जो E है ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स होता है। अब निकालते हैं अपन, इस वजह से काटेंगे तो n इक्वल कितना आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻18 1.6 × 10⁻⁻19, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 10। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, ध्यान रखें। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैंने जो आपको दिया था उसमें εr था, F0 था, Fm था, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है εr = F0/Fm। ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं 1 नंबर के, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़्यादा फार्मूला नहीं लगाना है आपको, बस यही फार्मूला याद रखना है। जब आपको F0 Fm और εr में से कोई 2 मिल जाए, गिवन हो, और एक आपको फाइंड करना है, तो ये वाला फार्मूला आपको काम में लेना पड़ेगा बेटा जी। तो यहाँ से देखो क्या क्या गिवन है आपको, F0 गिवन है और εr गिवन है, तो इसको इधर ले जाऊँ मैं, F0 2 εr 80 ये होता है किसका, वाटर का, प्योर वाटर का होता है, तो 1/40, तो Fm इक्वल टू 1/40 और ये आ गया न्यूटन। दिस इज द राइट आंसर। दोनों को देख लें एक बार, और एक बार नहीं है तो एक बार कोशिश कर लें, सारे नोट कर लें एक बार। अभी बुक के न्यूमेरिकल हैं, एग्जाम्पल भी है कुछ। ये क्या है देखो एक बार इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है क्वेश्चन, कि 2 कैटाइंस विद इक्वल चार्जेज रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स
मतलब ये कह रहा है कि दो, जैसे एज ए केमिस्ट्री कैटायन मतलब दो पॉजिटिव चार्ज। इसने कहा कि दो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। और देखो इसने एक बात कही है, टू कैटायंस विद इक्वल चार्ज, दोनों के पास चार्ज कैसा इक्वल है, मतलब इसके पास भी क्यू इसके पास भी क्यू। रिपेल ईच अदर, जब दोनों पे चार्ज सेम होता है तो वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अपन माइनस ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड कैसा रहता है, सेम होता है। ओके, फोर्स ऑफ, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना लग रहा है, दिया हुआ है इसमें 3.7 10⁻⁻9 न्यूटन। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये जो डिस्टेंस हमारे पास आर होती है, ये आर उसने दी हुई है हमारे पास 5 एंगस्ट्रॉन, बोले तो 5 × 10⁻−10 मीटर। एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज करने के लिए 1 एंगस्ट्रॉन होता है 10 × 10⁻−10, तो 5 आया यहाँ पर। 1 एंगस्ट्रॉन कितना होता है, 1 × 10⁻−10, 5 एंगस्ट्रॉन 5 × 10⁻−10। ओके, और क्या दिया हुआ है, इन ईच आयन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन द नॉर्मल स्टेट। देखो भाई, सवाल को भाई एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। देखो ये एक चार्ज, दूसरा चार्ज यहाँ पर है, दोनों फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, F डिस्टेंस आ रहा है। ये कह रहा है कि अगर मान लो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालें, इन ईच आयंस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, कितने इलेक्ट्रॉन कम करें कि वो नॉर्मल स्टेट में आ जाए। मतलब आप बात करते हो Q की, आपको Q फाइंड करना है, चार्ज आपको E गिवन है, बिल्कुल सर। और क्या फाइंड करना है आपको, आपको R फाइंड करना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन, आपको हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, N भी निकालना है आपको। अपन Q भी निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि अपने पास Q = N से निकलेगा। समान आवेश वाले दो धनावेश परस्पर इतनी दूरी पर, परस्पर इतना बल लगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूरी इतनी है, तो प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे। मतलब आपसे पूछ रहा है N, और N के लिए किसका होना जरूरी है, Q का। तो सवाल मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ये गिवन है, ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, ये दोनों फाइंड करने हैं, याद करना है। तो सबसे पहले अपन लगाते हैं फॉर्मूला F = K Q × Q अपॉन R²। F = Q × Q R², इसको बोल सकते हैं अपन K Q² अपॉन R²। अब प्यारे बच्चों मुझे बताओ, हमारे पास एक फॉर्मूला है F = K Q² अपॉन R²। आपके पास इसमें से क्या क्या है, आपके पास K की वैल्यू है, यस, Q नहीं है, R है, F है, तो Q निकालना तो बोले सकते हैं FR² अपॉन K = Q²। F की वैल्यू कितनी है, चेक करें, 3.7 10⁻⁻⁹। R हमारे पास 5 एंगस्ट्रॉन है, यहाँ देखो तो 5 × 10⁻⁻10 × 5 × 10⁻⁻10 इक्वल टू, मेरे पास जगह थोड़ी कम है, इक्वल टू को यहाँ लिख देता हूँ मैं, कि 9 × 10⁻⁹। अब देखो यहाँ से क्यों निकालना बड़ा आसान है हमारे लिए, इसको हटा दें यहाँ से, क्यों इसको थोड़ी निकालना है, क्यों निकालना है प्यारे बच्चों। देखो ये 5, ये 5 × 5 कितना होता है 25, 25 रूट में बाहर आए कितना हो जाएगा 5, ये दोनों फ्री कर दिए मैंने। 10 - 10 -20 को बाहर निकालेंगे रूट से कितना हो जाएगा,
क्लियर है, ये भी साफ हो गया। 10 की पावर -9, ये प्लस है, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। 9 + 9 कितना होता है 18, और ये बन जाएगा अपने पास ऊपर जाकर 10 की पावर -18। इसको बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर -9। क्लियर है। यहाँ देखो अभी 3.7 बचा हुआ है, इसको भी अपन चाहें तो 3.7 को पॉइंट आकर नीचे लगा सकते हैं अपन 10, लेकिन क्योंकि ये तो ऊपर चला गया है। अब देखो वापस देखें एक बार, 5 से 5 बाहर आ गया, ये 10 बाहर आ गया, ये ऊपर गया 18 हो गया, ये बाहर आ गया 9, 3.7 पॉइंट आया, नीचे 0 लगेगी। 3.7 अपॉन ये पूरा ही रूट में 9 आया, 9 कितना हो गया 3। अभी समझ में आया होगा आपको। मैं इसको यहाँ भी कर लेता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है मैंने। इसको मैंने बाहर निकाला, इसमें से ये बाहर आ गया, इसमें से ऊपर गया, ये बाहर आ गया, 3.7 पॉइंट आया, नीचे आ गया। अब देखो इनकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 37 की, ये होती है 6.1 और इसकी होती है 3.1। ये हो गया 10⁻⁻90, ये 3, इसकी वैल्यू होती है 6.1। द रूट ऑफ 37 6.1, 10 की होती है 3.1। तो मेरे पास जो Q आ रहा है प्यारे बच्चों, वो आ रहा है आपका, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो पहले इसका इससे करते हैं। यहाँ है मेरे पास 10 की पावर -19, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 30.5। 6.1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, नीचे है मेरे पास 3.1 इंटू ये हो जाएगा 9.3। जब इसको इसे डिवाइड करते हैं तो Q इक्वल टू आपके सामने आंसर आएगा इसका, यस कैंसिल हो गया, 3.2 इंटू 10⁻⁻90। ये अपन इसको कैंसिल करके एक बार चेक कर लेना आप, आई थिंक ये राइट है। यहाँ पर 3.2 10⁻⁻90 कूलम, ये मेरे पास वैल्यू है ये Q की। इतनी बात समझ में आ गई आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको F गिवन है, R गिवन है, आपको E गिवन है, Q आपको यहाँ से क्या करना है, अपन को फाइंड करना है। Q आ गया, अपन ने पढ़ा हुआ है Q इक्वल टू होता है NE। क्या आप यहाँ से N फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। Q आपको गिवन है, तो कितना हो जाएगा ये 2। तो यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। पहले क्या निकालना है, Q निकालना है, Q के बाद क्या निकालना है, N निकालना है। एक बार आप वापस इसको एक बार दो बार करें और अच्छे से क्लियर होगा। देखो नेक्स्ट नंबर क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए सिमिलर चार्ज इज 2 न्यूटन। मतलब मेरे पास दो चार्ज है, वही कहानी वापस सिमिलर हो गए, Q Q, दोनों की डिस्टेंस मैंने मान ली R। कितना फोर्स लग रहा है भाई 2 न्यूटन। मैंने कहा दोनों के पीछे फोर्स लग रहा है, मान लो। मैंने इसने ये थोड़ी बताया है डिस्टेंस क्या दी, कुछ नहीं बताया। इसने कहा कि दो सिमिलर चार्ज है और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है द F1 = 2 न्यूटन इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूज बाई 0.5 मीटर। अगर मान लो ये R है, अगर मान लो इसकी डिस्टेंस कम कर दी, और कम कितनी हो गई 0.5, कितने में से, R में से। कितनी कम हुई बेटा जी, R - 0.5, ये कम हो गई। कह रहा है ना ये बिटवीन देम इज रिड्यूस बाई 0.5 मीटर देन फोर्स रिमेन इज 80 न्यूटन। यहाँ जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा 80 न्यूटन हो जाएगा। F2 = 80 न्यूटन। तो बेटा मैंने आपको 2 दिन पहले बात बताई थी, हम पढ़ते हैं कूलम्स A प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। अगर डिस्टेंस आप बढ़ाओगे, दूरी बढ़ाओगे, डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो फोर्स डिक्रीज होगा, और डिस्टेंस आप कम करोगे तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम होती है, डिस्टेंस कम होती है तो फोर्स इंक्रीज होता है, और डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दूरी बढ़ाने पर दोनों आवेशों के मध्य बल कम होता है
और दूरी कम करने पर बल अधिक लगता है। तो देखो दूरी कम की तो बल ज़्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है। मैंने लगा दिया न्यूटन पीछे, बहुत बढ़िया। अच्छा और क्या गिवन है आपको? और कुछ गिवन नहीं है। अच्छा फाइंड करना है आपको इनिशियल डिस्टेंस आर फाइंड करना है, बहुत बढ़िया। वैल्यू ऑफ ईच चार्ज क्यू फाइंड करना है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक समान आवेश परस्पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं, प्लस चार्ज आरोपित करते हैं। यदि उनके मध्य की दूरी 0.5 मीटर कम कर दी जाए तो बल कितना हो जाता है? 18 न्यूटन हो जाता है। तो ज्ञात करो प्रारंभिक दूरी r, प्रत्येक आवेश का परिमाण q, मतलब हमें q भी फाइंड करना है, परिमाण। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग से आते हैं अपन। यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है, अपन लगा सकते हैं F1 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मेरे पास F1 की वैल्यू दी हुई है 2 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया? सवाल एग्जाम आ सकता है, अच्छा सवाल है, किसी बोर्ड में आ सकता है। दूसरा कह रहा है ये F2 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन, डिस्टेंस कितनी है इसकी? R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स F2 रख दो यहाँ पर 18 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, ये समझ में आ गया? अब क्या करते हैं अपने पास इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर इसमें से कहीं से आपको R निकालना है तो इक्वेशन 2 में 1 का भाग दे देते हैं। इक्वेशन समीकरण 2 में 1 का भाग, ये समीकरण 1 में 2 का भाग है, दोनों का मतलब एक ही होता है। नाउ इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो डिवाइड करो, ये 18 और ये 2, अरे यार F2 अपॉन F1 सिंपल सी बात है भाई। कितना आ रहा है? F2 कितना है देखो, के क्यू स्क्वायर अपॉन R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइड के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया 9, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा R स्क्वायर, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, कितना आया? 9 आया। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ लिखो 9 इक्वल टू, ये ऊपर आया मेरे पास R स्क्वायर, नीचे आया R माइनस 0.5। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर अपन हटा सकते हैं। कैसे? यहाँ पर 9 है ना, लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या लेंगे? वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल जब इसका लेंगे अपन तो कितना बनेगा हमारे पास? वर्गमूल लेने पर ये बन जाएगा प्लस माइनस का 3, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, ये बनेगा R और ये बन जाएगा R माइनस 0.5। स्क्वायर कैंसिल हो गया। 9 कितना होता है? 3 होता है। थोड़ा ध्यान रखें इस बात को। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ 2 कंडीशन है। एक बार तो अपन ले लेते हैं +3, एक बार ले लेते हैं -3। याद रखना शुरुआत में जो डिस्टेंस थी वो R थी, फिर अपन ने 0.5 कम की उसमें से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझना आपके लिए। सबसे पहले अपन लेते हैं टेकिंग +3 को लेते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने +3, ऊपर आया R माइनस 0.5, गुणा करो इसका 3R प्लस माइनस माइनस 1.5 बराबर R। इसको इधर ले आया 3R, ये इधर आके -R 1.5, 2R इक्वल टू 1.5, R इक्वल टू 1.5 अपॉन 2, R बोले तो 0.75 मीटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। +3 लिया बेटा जी, +3। एक बार +3 लेके देखेंगे, एक बार -3 लेके देखेंगे, दोनों लेके देखेंगे कौन सा पॉसिबल है। तो +3 R बटे R माइनस 0.5, इसका इससे गुणा किया 3R, इसका इससे किया -1.5, ये R आ गया। कैलकुलेशन करने का R इतना आया। अब ले लेते हैं अपन नेगेटिव टेकिंग -3। तो -3 लो यहाँ पर,
आर अपॉन आर माइनस 0.5 मल्टीप्लाई करोगे -3r, इसका से करोगे तो प्लस, इसका से 1.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा r, 1.5 इक्वल टू r प्लस 3r, 1.5 इक्वल टू 4r, r इक्वल टू 1.5 अपॉन 4। तो हमारे पास ये लगभग आपका आंसर आएगा r इक्वल टू 0.3 के समथिंग इसका आंसर आ रहा है मीटर में। तो मुझे बताओ कौन सी डिस्टेंस पॉसिबल है भाई, r इक्वल टू के 0.75 हो सकता है या r इक्वल टू 0.35 हो सकता है, ये डिपेंड करेगा भाई क्वेश्चन के ऊपर। अगर मान लो इसकी डिस्टेंस r 0.75 होगी तो उसमें से अपन 0.5 तो माइनस कर सकते हैं ना। अगर मान लो डिस्टेंस आपकी 0.32 हुई तो क्या उसमें से 0.5 माइनस होगा, क्या नहीं होगा, आंसर किसमें चला जाएगा, माइनस में। ये पॉसिबल नहीं है, पास समझ में आ गई। r इक्वल टू 0.35 रखेंगे, इसमें से 0.5 माइनस कर सकते हैं, क्या नहीं होगा, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट माइनस में आ जाएगा। बट r इक्वल टू 0.75 पॉसिबल है बिकॉज दिस वैल्यू इन द पॉजिटिव कंडीशन। हमारे पास r आ चुका है। जब आपके पास r आ जाएगा तो आप क्या निकाल सकते हो, हमारे पास ये आंसर, पहला आंसर आ चुका है आपका। अब आपको निकालना है क्यों, तो बेटा हमारे पास ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, 2 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 2 के 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर, आर कितना आया है 0.75 का होल स्क्वायर। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। आप याद रखें क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, मुझे आंसर में कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, आपको निकालना है। मैंने क्यू को आधा छोड़ दिया है, ध्यान रखना है इस बात का। कैलकुलेशन आपको पूरी करनी है, इसकी न्यूमेरिकल वापस करते रहें और मैं आपको सारे न्यूमेरिकल कवर करवाऊँगा एक एक करके। और वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक देखें। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा वो भी आपका न्यूमेरिकल बेस ही होगा।